नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कप्तान साहब। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने के या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय न था। वह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ माली की गलियां बड़े शौक से खाता। कभी दरिया का सैर करता और मल्लाहों को की डोंगियों में बैठकर उस पर देहात निकल जाता। गालियां खाने में उसे बड़ा मज़ा आता था। गालियां खाने का कोई अवसर वो हाथ से ना जाने देता। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, इक्को को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना और बूढ़ों की चाल पर नकल करना उसके मनोरंजन का विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता था, पर दुर्व्यसनों का दास था। दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को जब अवसर मिलता घर से रुपए उड़ा लेता। नगद ना मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे संकोच ना होता था। घर में शीशियाँ और बोतलें भी थीं। वह सब उसने एक एक कर गुजरी बाजार पहुंचा दी थी। पुराने दिनों की कितनी चीज़ें घर में पड़ी थीं और उसके मारे एक भी ना बची थी। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता का आश्चर्य होता था। एक बार बाहर केवल कारनियों के सहारे उसने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर से पीतल की एक बड़ी सी थाली लेकर उतर आया। घर वालों को आहट तक न मिली। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा ना हुआ। उल्टी हानि ये हुई कि देहातों में तो बस भाजी, साग, उपले, ईंधन मुफ्त मिल जाते थे। ये सब यहाँ बंद हो गए थे। यहाँ सबसे पुराना घराव था। ना किसी को दबा सकते थे, ना किसी को सता सकते थे। इस दुर्वस्था में जगत सिंह की हद हद लपकियाँ बहुत अखरती। उन्होंने कितनी ही बार बड़ी निर्दयता से पीटा। जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से मार खा लेता था। अगर वह अपने पिता के हाथ पकड़ लेता तो वो हिल भी ना सकते, पर जगत सिंह इतना सीना जोरना था। हाँ, मारपीट, घुमक्कड़ी, धमकी, किसी पर भी उसका असर ना होता। जगत सिंह ज्यों-ज्यों ही घर में कदम रखता, चारों ओर कांव-कांव मच जाती। माँ दूर दूर करके दौड़ती, बहनें गालियाँ देने लगती, मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। बेचारा उल्टे पांव भागता। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक भूखा रह जाता। घर वाले उसकी सूरत से जलते। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वह निर्द्वंद्व सा हो गया था। जहाँ नींद आ जाती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता वहीं खा लेता। ज्यों ज्यों घर वालों की उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता रहा, वो चौकन्ने होते गए। यहाँ तब तक कि एक पूरे महीने भर तक उसकी दाल न गली। चरस वाले ने कई रुपए ऊपर चढ़ गए। गांजे वाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू कर दिए। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत का तो निकलना ही मुश्किल हो गया। दिन रात तांग झांक में रहता, पर घात ना मिलती थी। आखिर एक दिन बिल्ली के भागों छीका टूटा। भगत सिंह दोपहर को डाकखाने में से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली थी। कौन जाने कोई हलकारा या डाकिया शरारत कर जाए। किंतु घर आए तो लिफाफे की अचकन की जेब से निकालने की सुधि ना रही। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए ही था। पैसे के लोभ ने जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने के टिकट लगे थे। एक बार टिकट चुराकर वो आधे दामों पर बेच चुका था। चट लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट हैं तो कदाचित वह ना छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला तो उसमें से नोट निकल पड़े। वह बड़े संकट में पड़ गया। वो फटा हुआ लिफाफा गला फाड़ फाड़ कर उसके दुष्कृत्य का धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति ना थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया।
गर्मी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की आंखों में नींद ना थी। उसकी बुरी तरह आँख गुंदी होगी, इसमें संदेह ना था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं और 10-5 दिन के लिए कहीं खिसक जाना ही अच्छा है। तब तक लोगों का क्रोध भी शांत हो जाएगा, लेकिन कहीं दूर गए बिना काम भी नहीं चलेगा। बस्ती में वह कई दिनों तक अज्ञातवास नहीं कर सकता। कोई ना कोई ज़रूर ही उसका पता देगा और वह पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च तो होना चाहिए। क्यों ना लिफाफे के एक नोट निकाल लूं? क्या मालूम कि क्या हो जाए। उसी ने लिफाफा फाड़ा है तो नोट निकालने में हानि क्या है। दादा के पास रुपए तो हैं ही, झक मार कर दे देंगे। यह सोचकर उसने 10 रुपए का एक नोट उड़ा लिया, मगर उसी वक्त उसके मन में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। अगर ये सब रुपए लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल लूँ तो बड़ा मज़ा हो जाएगा। अगर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों चोरी करनी पड़ेगी। कुछ दिनों में वह बहुत सा रुपया जमा कर लेगा और घर आ जाएगा, तो कितने ही लोग उसके इस काम से चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला और उसमें से 200 रुपए के नोट थे। 200 रुपए में तो दूध की दुकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दुकान में भी तो 2-4 कढ़ाव और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और है ही क्या। कितने ठाठ से रहता है वो, रुपयों की चरस उड़ा देता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपए रखता है। नफ़ा ना होता तो इतने ठाठ कहाँ से निभाता। इस आनंद कल्पना में वह इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया। जैसे प्रवाह में किसी के पांव उखाड़ जाएं, उस तरीके से वो लहरों में चला जाए। उसी दिन शाम को वो बंबई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। बंबई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती है और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना का नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरहरे डीले का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? सैनिक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका भी मुझे कोई डर नहीं है। अदन जाना पड़ेगा। मैं खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब, मन चला हिम्मत का धनी जवान है। उसने तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हुआ, मगर ज्यों-ज्यों जहाज आगे जाता जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक ज़मीन का किनारा ना दिखता था, तब तक वह जहाज की डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसी को देखता रहा। जब वो भूमि तट जल में विलीन हो गया तो उसे एक ठंडी सांस ली और मुंह ढाँप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई। वह छोटा सा अपना कस्बा, वो गांजे की दुकान और सैर सपाटे, वह सुहृद मित्रों के जमघट आंखों में फिरने लगे। कौन जाने फिर से भेंट होगी या नहीं। एक बार वह फिर इतना बेचैन हुआ कि जी में आया कि पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए थे। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिनों तक उसे मुक्त किए रखा, लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब कभी कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता का क्रोध, बहनों के धिक्कार और सज्जनों का तिरस्कार भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वो दिन याद आया जब वो एक दिन बीमार पड़ा था। उसके बचने की कोई आशा ना थी, पर ना तो पिता को कोई चिंता थी ना बहनों को। केवल माता थी जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी उसकी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा को शांत करती रही थी। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीरव रात्रि में रोते देखा था। वह स्वयं लोगों से जीर्ण हो रही थी, लेकिन उसकी सेवा शुश्रूषा से वह अपनी व्यथा को ऐसा भूल गया मानो जैसे कोई कष्ट ही ना हो।
क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे? वह इसी क्षोभ और निराशय में समुद्र तट पर चला गया और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखता रहा। कई दिनों में उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण वो टालता गया। आखिर एक दिन उससे रहा न गया। उसने पत्र अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पत्र आदि के अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों को अपनी माता का आश्वासन दिया, माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए हैं, आप मुझसे तंग आ गई हैं। मैं उन सारी बातों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच ना होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी प्रतिष्ठा का पालन कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाकखाने में छोड़ा और उसी दिन उससे उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु 1 महीना गुजर गया और कोई जवाब न आया। उसका जी घबराने लगा, जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माता बीमार तो नहीं? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब ना लिखा होगा। कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी? कैंप के एक वृक्ष के नीचे वो कुछ सिपाहियों ने शालीग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाया करता था, पर आज वो विक्षिप्तों की भांति प्रतिमा के सन्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। वह इसी ध्यानावस्था में बैठा रहा कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। ये दफ्तर का चपरासी था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी। ईश्वर की स्तुति करते उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था, तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 वर्ष की सजा हो गई। तुम्हारी माता इस शोक में मरणासन है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह उसी वक्त कप्तान के पास जाकर बोला, हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर आंखों से देखकर कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा भी नहीं लिया जा सकता है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। रहना तो पड़ेगा और तुम लोगों को बहुत जल्द लाम पर जाना पड़ेगा। लड़ाई छिड़ गई है। ओह, हम लोग कब तक यहाँ से जाएंगे इसका कोई पता नहीं है, पर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह का सयोद्धा उस रेजिमेंट में न था। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और उत्तेजित हो जाता था। जिस मुहिम में सबकी हिम्मतें जवाब दे जाती थीं, उसे सर करना उसी को काम है। हल्ले और धावे में वह सदैव सबसे आगे रहता। उसकी त्योरियों पर कभी मैल ना आता। इसके साथ ही वह इतना विनम्र, इतना गंभीर और इतना प्रसन्नचित्त है कि सारे अफसर और महातत उसकी बढ़ाई करते हैं। उसका पुनर्जीवन सा हो गया है। उस पर अफसरों का इतना विश्वास है कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछिए वही जगत सिंह को कि विरुद्धावली सुना देगा। कैसे हमने हरमनों को की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों से मार से बचाया, कैसे अपने महातत सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह ही नहीं। वो काल को खोजता फिरता था। लेकिन नित्य रात्रि के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता, वह अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद कर लिया करता। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता था। वह प्रतिमास अपने वेतन का एक बड़ा सा भाग घर भेजता और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जब वो माता को पत्र ना लिखता हो। उसे सबसे बड़ी चिंता तो यही थी, अपने पिता की, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास में यातना झेल रहे हैं। हाय, वह कौन दिन होगा जब मैं उनके चरणों में सर रखकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा और वह सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देंगे। 4.25 वर्ष बीत गए। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई। उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हुए हैं।
किंतु बूढ़ा भगत सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई, देह अस्थि पंजर मात्र रह गए हैं। उसकी भी मियाद पूरी हो गई, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। आएगा कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़े किंतु हष्टपुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत सिंह, कोई घर से आया? भगत सिंह ने कंपित कंठ स्वर में कहा, घर पर है ही कौन? तो घर तो चलोगे ही? मेरा घर कहाँ है? तो क्या यही पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल देंगे तो कहीं और चला जाऊंगा, और अगर नहीं निकालेंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित और निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गई, घर बर्बाद हो गया। उसकी स्मृति भी आज असहनीय थी। आज नैराश्य और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने तिनके का सहारा लिया। ना जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई। लाख बुरा है, पर है तो अपना ही लड़का। खानदान की निशानी तो है, मरूंगा तो 4 आंसू ही बहाएगा, और चुल्लू भर पानी में शायद डूब के मर ही जाएगा। हाय, मैंने कभी उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार ही नहीं किया। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई के बिना पैर धोए चले गया था तो दंड में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रत्न पाकर मैंने उसका आदर ना किया। उसी का तो दंड है। जहाँ प्रेम का बंधन शिथिल हो, वहाँ परिवार की रक्षा कैसे हो सकती है। सवेरा हुआ और आशा का सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियाँ कितनी कोमल और मधुर थीं। वायु कितनी सुखद, प्रकाश कितना मनोहर, और वृक्ष कितने हरे भरे पक्षियों का कलरव लिए मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी, पर भगत सिंह के लिए चारों ओर घोर अंधेरा था। जेल का अफसर आया और कैदी की एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक कर रिहाई का परवान देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे। जिसका नाम आता वो खुश होकर अफसर के पास जाता, परवाना लेता और झुककर सलाम करता। तब अपने विपत्ति काल के संगियों के गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले छोड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसा लुटा रहा था, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भगत सिंह का नाम आया। वह सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गए और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चले, माना सामने कोई समुद्र की लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गए। कहाँ जाएं? सहसा उनके एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते हुए देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सर पर कार चोबी साफा। अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूक संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भगत सिंह ने मन ही मन कहा, एक भाग्यवान है जिसके लिए फिटन आ रही है, और एक मैं अभागा हूं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भगत सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भगत सिंह ने ध्यान से देखा और तब वो चौंक कर खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को फॉलो भी करिए। फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।